हाँ मैं भारती हूँ जंग लिया। इस वीडियो में हम कर रहे हैं आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस का पार्ट 2। अभी देखो यहाँ पे ऑलरेडी हम आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बार कर चुके हैं और हमारे अब तुम जब इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हारे बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, अब देखो चीज़ें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तुम्हारे लिए अब कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत ज़्यादा आसान। ठीक है, अब करना क्या है मेनली वो मैं समझा देता हूँ। अब देखो जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन पेपर मैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर लेके चल रहा हूँ और पहले ही फिर से बता दो, एक बार हर बार मैं वीडियो में बताता हूँ कि भाई सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर्स पेपर्स 2023 2024 और ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर, इनको तो अच्छे से ही कर लेना, एक एक क्वेश्चन तुम्हें आना चाहिए इनका। ठीक है, अब सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे 1 मार्कर तो हम कर ही लेते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन था, ये भी 1 मार्कर ही है वैसे। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने पिछली वीडियो में बताया था ग्लोबल के बारे में। ठीक है, कि जब हम ग्लोबल को हम अंदर डिफाइन कर देते हैं किसी फंक्शन के तो वो डायरेक्टली बाहर से वैल्यू ले लेता है। ठीक है, जो कि बाहर से जो ग्लोबली डिफाइन है उससे वैल्यू ले लेता है, उसको डायरेक्टली चेंजेस कर सकता है उसमें। बट अगर डायरेक्टली हमने यहाँ पे सिंपली लिखा होता कि भाई सी के अंदर C+2 कर दो तो फिर वो क्या करता है, वो यहाँ वाली वैल्यू को चेंज नहीं करता। ठीक है, वो अंदर ही अंदर कोई वैल्यू है उसको चेंज कर पाता। मान लो अंदर पे डिफाइन कर दिया C=2 तो वो अंदर वाली वैल्यू को तो चेंज कर सकता था बट वो बाहर वाली मेन वैल्यू को चेंज नहीं कर पाएगा। राइट, तो ये बेसिकली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर यहाँ पे ग्लोबल सी डिफाइंड है इसका मतलब है कि सर ये जो फंक्शन है इसके पास एक्सेस है बाहर, जो मेन जो ग्लोबली जो डिफाइन कर रखा है सी उसका एक्सेस इसको मिल गया इस पर्टिकुलर फंक्शन को। ठीक है, तो अगर इसको एक ग्लोबल सी की वजह से एक्सेस मिल गया यानी कि ये अभी ग्लोबली ओवरऑल प्रोग्राम में कहीं पे भी कोई भी वैल्यू चेंज कर सकता है जहां पे भी डिफाइन है। तो यहाँ पे इसने लिखा ग्लोबल सी एंड C=C+2। बेसिकली सी में क्या हो रहा है, C+2 हो गया। अब देखो यहाँ पे प्रिंट सी करवाया और एंड करवा रहे हैं हैश से। सबसे पहले हमने फंक्शन के अंदर बोला है, ठीक है, फंक्शन के अंदर ही प्रिंट सी करवाया है। तो फंक्शन के अंदर प्रिंट सी करवाया मतलब यहाँ पे 10 वैल्यू थी तो 10 का क्या हो गया होगा, इस फंक्शन पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर 10 का क्या हो गया होगा, 10 से हो गया हुआ 12। राइट, 10 में +2 हुआ तो फिर 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। एंड आखिरी में क्या आएगा, हैश आएगा। तो फिर हमें नीचे यहाँ पे कॉल कर रखा है तो हमें क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे यहाँ पे 10 हैश। सेकेंड क्या आएगा हमारा 10 हैश, सॉरी 10 + 2 दैट इज 12 हैश हमारा हो जाएगा। देन हम बाहर देखेंगे कि बाहर से फिर से C=15 करके रीडिफाइन कर रखी है C की ही वैल्यू और उसके बाद फिर से बोला है कि प्रिंट करवा दीजिए C और एंड परसेंटेज। अब देखो यहाँ पे ना कोड जो C की वैल्यू फिर से रीडिफाइन करवा दी है, बट ध्यान से समझो अगर मान लो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं होता, C=15 नहीं होता तो क्या आउटपुट आता भैया, तो उसका मतलब होता कि अगर आपने C=15 उसकी वैल्यू रीडिफाइन नहीं की है तो यानी कि इस वाले फंक्शन की वजह से जैसे ही हमने इस फंक्शन को कॉल करा तो इस फंक्शन ने डायरेक्टली ऊपर वाली C वाली की वैल्यू को जो कि पहले 10 थी उसको मैनिपुलेट कर दिया होगा और उसको कितना बना दिया होगा, 12 बना दिया होगा। क्यों, क्योंकि ग्लोबल सी डिफाइंड है। ठीक है, तो इसको 12 बना दिया होगा और अगर ये बाद में इसको रीडिफाइन नहीं किया गया होता तो फिर आपका आउटपुट क्या आता है, यहाँ से 12 ही आता है यहाँ से भी। क्यों, क्योंकि इसको चेंज तो किया ही नहीं, वो तो 12 का 12 ही हो गया। इस फंक्शन को कॉल कराने के बाद से 12 ही रहा तो फिर पहले यहाँ इसके अंदर से भी क्या आता है 12 हैश और यहाँ से आता तुम्हारा 12%। क्या बात क्लियर है। ठीक है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें ना तुम्हें याद रखनी है, हो सकता है वो जरा सी चीज़ें कोड में चेंज करके वो फिर से दे देंगे। तो दीज थिंग्स आर मस्ट टू बी रिमेंबर्ड। तो और कुछ ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं। देखो अब ये आउटपुट यहाँ पे वर्ड आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोई, यहाँ पे एसक्यूएल रिलेटेड भी आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। कहाँ से प्रैक्टिस करोगे ये सब कुछ मैं तुम्हें डायरेक्टली प्रोवाइड कर रहा हूँ और तुम्हारे जो एमक्यूपी तो तुम्हारा ऑलरेडी अपलोडेड है ना एसक्यूएल का, तो एसक्यूएल का एमक्यूपी में से तुम क्वेश्चंस करना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्रोडक्ट नेम लाइक दिस। अब ये भी बहुत वही तुम्हें पता ही है, इसमें तो एपीपी लाइक वाला होता है, स्टार्टिंग दिस इससे हो रहा है। ठीक है, दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है लाइक में, एक हो तुम्हारा अंडरस्कोर और दूसरा है परसेंटेज। ठीक है, जहाँ पे भी अंडरस्कोर आ रहा है वहाँ पे कोई सा भी सिंगल कैरेक्टर आ सकता है, जहाँ पे भी तुम्हारा परसेंटेज आ रहा है वहाँ पे तुम कितने ही कैरेक्टर्स लिख सकते हो, कोई भी वैल्यू लिख सकते हो। क्या बात क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे भी अंडरस्कोर नहीं है, बट अगर अंडरस्कोर होता तो यहाँ पे मान लो अगर फर्स्ट केस में अंडरस्कोर यहाँ पे होता तो फिर कुछ भी वैल्यू वहाँ पे एक पर्टिकुलर कैरेक्टर दे सकते थे। क्या बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देन हमारा यहाँ पे ये डायरेक्टली फंक्शंस रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन कैन बी यूज्ड टू फाइंड कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल। ठीक है, तो तुम्हें ये सब कुछ पता होना चाहिए क्या क्या किसका फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे काउंट हमारा रहने वाला है बेसिकली, और कुछ भी नहीं, क्योंकि कार्डिनलिटी आपको पता है कि एक नंबर ऑफ रोज, तो वो किससे पता चलेगा, काउंट से पता चलेगा, क्योंकि हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ रोज। तो ये सिंपल क्वेश्चन हो गए। ये तो नेटवर्किंग का क्वेश्चन हमारा इसका। और देन वी हैव अच्छा एक बात और ध्यान रखना, फंक्शन से ना असर्शन रीजन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, फंक्शंस में से असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन जो होगा, एक क्वेश्चन जो होगा वो फंक्शन से ही होगा और दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो एसक्यूएल से भी हो सकता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग से भी हो सकता है, फाइल हैंडलिंग से भी हो सकता है, वो वेरी कर सकता है। बट एक तो मुझे लग रहा है कि फंक्शंस का होगा ही होगा। तो फंक्शंस के ना थोड़े बहुत असर्शन रीजन टाइप के ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाना। राइट, एंड इसके अलावा देखें तो फिर ये देखो बिल्ट इन फंक्शन से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, कह रहे हैं कि काउंट करना है अकरेंसेस ऑफ C in L1। तो अब देखो इस टाइप के जो भी फंक्शन है भैया
ये कहाँ से करेंगे, ये वाली मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है टेलीग्राम पे पूरी पूरी शीट। इसमें सारे के सारे फंक्शंस, ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं, सारे के सारे बिल्ट इन फंक्शंस। सेकंड, सारे के सारे लिस्ट में जो भी मेथड्स ऑपरेशंस तुम लगा सकते हो, लिस्ट के फंक्शंस, जैसे कि क्या, थोड़ा जूम करके दिखा दो, जैसे कि मान लो पार्टीशन, पार्टीशन के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है, काउंट के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है, एंड रिप्लेस के ऊपर क्वेश्चन आता है, स्प्लिट, स्ट्रिप, ये सब स्ट्रिंग के मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। फिर ये लिस्ट और टपल के मेथड्स है, ठीक है, तो इनको भी तुम्हें याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। टपल को मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर से कर रखा है और यहाँ पे जितने भी ऑरेंज वाले हैं वही वाले टपल के हैं, ठीक है। जो बाकी सब ब्लैक वगैरह हैं वो सब कुछ नहीं लगेगा हमारे टपल में, जैसे कि मान लो अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, ये सब कुछ हम नहीं कर सकते टपल के अंदर, बिकॉज इट इज इम्यूटेबल, ठीक है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते आफ्टर क्रिएशन। एंड ये डिक्शनरी में भी मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मेथड्स वाली तुम्हारे पास पूरी की होनी चाहिए और इसको बार बार मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, याद रखो, इसको याद करना तुम्हारा काम हो जाएगा, क्योंकि यहीं से ही 9 से 10 नंबर तो वहाँ यहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बन रहे होंगे, ठीक है। एंड ये आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन का पीडीएफ, अच्छा ठीक है, यहाँ पे आ गए हम, तो यहाँ पे तुमने देखा ये काउंट के लिए काउंट हो जाएगा एंड यहाँ पे सॉर्ट कराने के लिए सॉर्ट हो जाएगा, तो डायरेक्टली आंसर दे रखा है, तो फ्री के मार्क्स है इसमें। फिर ये कुछ एक आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन होता है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, इंपोर्ट रैंडम, रैंडम को इंपोर्ट कराया, और मैं बता रहा हूँ रैंडम से क्वेश्चन जरूर आएगा, रैंडम को तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है ना। तो रैंडम a इज इक्वल टू विजडम, b इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड इंट लगाया है a से लेके 6 तक, ठीक है। तो तुम लोगों को पता है यार, रैंड इंट जो होता है वो एंड वाली वैल्यू को क्या करता है, इंक्लूसिव रखता है, यानी कि एंड वाली वैल्यू उसमें इंक्लूड हो सकती है, और रैंड रेंज जो होता है उसमें एंड वैल्यू एक्सक्लूसिव होती है। क्या बात क्लियर है, इसको रिवाइज करते रहना टाइम टू टाइम। और रैंडम की 1 पेजर नोट्स मैंने अपलोड कर रखे हैं बेसिकली, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे, तो वो भी देख लेना, रैंडम को पता होना चाहिए तुम्हें, इसलिए मैंने रैंडम की अलग से एक 1 पेज शीट रेडी कर रखी है ताकि तुम उसको भूलो ना, ठीक, भूलो ना बिल्कुल भी, ठीक है। नाउ फॉर आई लूप चला दिया इन रेंज 0, b और 2, अच्छा यहाँ पे 2 दे रखा है, विच मीन्स कि ये एक एक स्किप करके जाएगा, है ना, और b इज द एंडिंग वैल्यू। अच्छा b हमें वैल्यू जो है वो यहाँ से मिलेगी, राइट। अब यहाँ से हमें तो रैंडम कोई भी वैल्यू मिल सकती है, हो सकता है हमें 1 मिल रही है, 2 मिल रही है, 3 मिल रही है, 4 मिल रही है, 5 मिल रही है, 6 भी मिल सकती है, तो इन सब वैल्यूज में से कुछ भी यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि इंपोर्ट रैंडम, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आता है कि करेक्ट आउटपुट्स, देख रहे हो, आइडेंटिफाई द करेक्ट आउटपुट्स, तो यानी कि आपको सिर्फ एक आउटपुट नहीं लिखना, आपको अगर मल्टीपल आउटपुट्स आपके आ सकते हैं, ठीक है, करेक्ट आउटपुट अगर मल्टीपल हैं तो आपको दोनों लिखने होंगे, कंफ्यूज मत हो जाने की यार यहाँ पे तो ये भी करेक्ट हो सकता है, ये भी करेक्ट हो सकता है। अगर 2 चीज़ें करेक्ट हो रही हैं तो वो सही आंसर मार्क करके दोनों को लिख के आना पड़ेगा तुम्हें, ऐसा नहीं है कि तुम बस एक को ही लिख के आ गए सोच रहे हो कि हाँ भाई मिल जाएंगे मार्क्स, तुम्हें दोनों को ही लिखना है जो भी पॉसिबल आउटपुट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रिंट करवाने को बोल रहा है, प्रिंट आई और एंड कर दो हैश से। अब खुद से ही सोचो यार, ये फॉर लूप तो रन होगा, ठीक है, फॉर लूप रन होगा बढ़िया वाला हमारा, और आई के अंदर वैल्यूज आएंगी एक एक करके। अब हो सकता है कि बी के अंदर पॉसिबल क्या क्या है, पहले ये सोचो कि बी के अंदर पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है, कि क्या क्या आ सकता है बी के अंदर हमारा 1 आ सकता है, यहाँ से देखो इसको ध्यान से ना, बी के अंदर रैंडम डॉट रैंडम चल रहा है, तो बी के अंदर हमारा 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ जाता है। एक सिनेरियो में कंसिडर करता है कि बी के अंदर 1 आया, ठीक है, अगर बी के अंदर 1 आया तो 1 तो क्या होगा, हमारी एंड वैल्यू हो गई, और स्टार्ट किससे होगा, 0 से, तो 0 से स्टार्ट तो होगा ही होगा, है ना, 0 से स्टार्ट तो होना ही है, तो 0 से स्टार्ट होगा, यानी कि क्या फर्स्ट आइटरेशन में आई की वैल्यू हो गई 0, तो प्रिंट कराना है ए आई यानी कि A0, और ए तो हमारा एक स्ट्रिंग है, तो इसमें 0th एलिमेंट कौन सा होगा, W होगा, तो यानी कि यहाँ से W प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कह रहे हैं कि एंड कर दो हैश से, तो एंड हैश, तो क्या ये हमारा हो सकता है, यस सर, ये तो हमारा हो सकता है बिल्कुल ईजिली, अभी भी पता चलिए फर्स्ट उसमें आइटरेशन में, है ना। इसके अलावा क्या हो सकता है, अब यहाँ पे b की वैल्यू 1 है अभी भी, ठीक है ना, भूलना मत, तो 1 हो गई। अब क्या ये चलेगा भाई, 1 से एक पहले ही रुक जाता है, मतलब 0 पे रुक गया होगा, तो यानी कि बस 0 पे ही चले गए और अब नेक्स्ट पे नहीं आने वाला है, ठीक है। और ऊपर से स्टेप भी 2 का दे रखा है, ठीक है, अगर आता भी तो भी नहीं आ पाता। अब तुम कंसिडर करो कि अब इसमें रैंड इंट से वैल्यू जो मिली, यहाँ से वैल्यू मिली 2, अब अगर वैल्यू 2 मिलेगी यहाँ से, तो b की वैल्यू 2 हो गई। अब यहाँ पे फिर से सोचो, 0 पे रन होगा, ऑब्वियसली रन होगा, और आउटपुट यहाँ से क्या आएगा, W आएगा, और फिर एंड करना है हैश से, तो एंड कर देंगे हैश से, यानी कि इसके पीछे हैश लगा देंगे। अब जब सेकंड आइटरेशन में चेक करेगा, तो सेकंड आइटरेशन में देखो 0 2, तो 2 है बी की वैल्यू, एंड वैल्यू 2 है, बट वो एंड वैल्यू से एक पहले ही स्टॉप हो जाएगा, यानी कि वो 1 पे ही स्टॉप हो जाएगा, है ना, वो 1 पे ही स्टॉप हो जाएगा 1 पे आते ही। तो क्या वो 1 पे आएगा, अब हमें ये सोचना है, 1 पे आ सकता था, बट ये स्टेप जो है 2 दे रखा है, स्टेप 2 दे रखा है, यानी कि वो एक को स्किप कर देगा, ठीक है, यानी कि वो सेकंड वाले को स्किप कर देगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से चीजें हैं, ठीक है, 1 जो था उसको वो स्किप कर देगा, और फिर देखेगा कि क्या 2 है, 1 को छोड़ के 2 देखेगा क्योंकि 0 हो गया, फिर एक 1 को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि स्टेप 2 का है, 1 को छोड़ा, फिर वो 2 को देखेगा कि क्या 2 है, बट 2 तो यार हमारा लास्ट एलिमेंट है ना, लास्ट से तो एक पहले स्टॉप हो जाती है, तो इस वजह से यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये जो है AI फिर से सेम ही रिजल्ट देगा,
समझ रहे हो, मतलब b की वैल्यू चाहे तुम्हारे 1 हो 2 हो सेम रिजल्ट आएगा, 3 हो 4 हो सेम रिजल्ट आएगा, 5 हो 6 हो सेम रिजल्ट आएगा। तो एक ग्रुपिंग चल रही है काइंड ऑफ यहाँ पे। और अगर तुम्हें एक समझ में नहीं आ रहा है तो इसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन मैंने उसके सॉल्यूशन में देखा है, पीवाईक्यूज कंपाइलेशन की सॉल्यूशन में दे रखा है, और वरना मुझे लगता है कि ये अब तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का इंपोर्ट से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और इंपोर्ट ना ज्यादातर वो स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशन करते हैं, मैं जितना ज्यादा पीवाईक्यूज नोटिस कर रहा हूँ तो दे विल बी लाइक कुछ ना कुछ करेंगे स्ट्रिंग के ऊपर। हो सकता है कि वो स्ट्रिंग में से कुछ स्लाइसिंग करवाएं, या फिर हो सकता है कि वो रैंडम कोई नंबर लें, या फिर कभी कभी रैंडम को हम वो टपल के साथ अलाइन कर देते हैं, कभी लिस्ट के साथ दे देते हैं। तो कुछ इस टाइप की चीज़ें वो करते रहेंगे। ठीक है, तो वो तुम्हें याद रखना है कि किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है, किस तरीके से चीज़ें करनी है। अब मान लो बी की वैल्यू हमने 1 पे कंसिडर कर ली, 2 पे कंसिडर कर लिया, अगर b की वैल्यू 3 हो जाती, अगर b की वैल्यू 3 हो जाती, स्टेप 2 का है, और b की वैल्यू 3 यानी कि 3 एंड है, एंड से एक पहले रुक जाएगा, यानी कि 2 तो आ सकता है ना, 3 वैल्यू है ना, तो 2 तो आ ही सकता है। अब सबसे पहले 0 पे रन होगा, 0 पे रन हुआ, कितना आया w आया, फिर एंड करना है हैश से, w हैश आया, इसके बाद 1 को स्किप कर दिया, 0th आइटरेशन में रन हुआ, 1 को स्किप कर दिया, फिर 2 तो प्रिंट हो सकता है, मैंने अभी भी बताया कि 2 तो आ सकता है। तो 2 पे देखेंगे तो a2 क्या होगा, a2 क्या होगा, देखो जरा, a पे 2, तो एक सेकंड, यहाँ पे आइटरेशन सेकंड आइटरेशन है ना बेसिकली, तो सेकंड आइटरेशन में i की वैल्यू क्या रहेगी, i की वैल्यू तो हमारी क्या रहेगी, i की वैल्यू रहेगी हमारी 2, राइट, i की वैल्यू क्या रहेगी 2, तो a2 क्या होगा, a2 बेसिकली ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा हमारा 1, और 2 क्या हो जाएगा हमारा p, एक सेकंड सॉरी, ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा हमारा 1, और ये क्या हो जाएगा हमारा 2, तो 2 हो जाएगा हमारा s, तो हमारा s आ सकता है, w हैश s हैश हमारा आ सकता है। तो ये दो जो है ना a एंड c विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी तुम लोग इसको भी चेक कर सकते हो, बट ये नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि w के बाद इसमें i लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी w के बाद इसमें i लिखा हुआ है, w के बाद i नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि तुम देखोगे यहाँ पे आई की वैल्यू में ना, आई की वैल्यू में लगा हुआ है स्टेप। अब जो यहाँ पे स्मार्ट होगा, जिसने ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी होगी, उसको एकदम से डायरेक्टली देखते ही समझ जाएगा कि यार आई की वैल्यू जो है ना, मतलब मैं बता रहा हूँ जल्दी करने का तरीका, आई की वैल्यू जो है ना वो 2 का स्टेप दे रखा है, यानी कि सबसे पहले वो 0 पे चलेगा, फिर 1 को छोड़ देगा। ठीक है, तो यानी कि 1 को छोड़ देगा, मतलब आई की वैल्यू 0 होगी पहले, फिर चाहे 0 हो सकती है, उसके बाद वो डायरेक्टली 2 होगी। ठीक है, तो 0 पे तो यहाँ पे a0 क्या हो जाएगा, a0 का मतलब हो गया w, फिर वो 1 को छोड़ देगा, 1 को छोड़ देगा मतलब ये i वाला एलिमेंट नहीं आ सकता किसी भी केस में, चाहे रैंडम के अंदर कुछ भी वैल्यू आए, i उसमें कभी भी नहीं आने वाला। क्या बात क्लियर है। ठीक है, तो इसीलिए जहां पे भी तुम्हें i दिख रहा हो वो तो आएगा ही नहीं, और बाकी ये a एंड c विल बी द राइट आंसर। तो कुछ इस टाइप से तुम्हें ना ये प्रैक्टिस करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सिंटैक्स एरर का क्वेश्चन है, एंड इसके बाद तुम्हारे देखो मेनली तुम्हारे सिर्फ 1 मार्कर में ही आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और एक ये आ जाते हैं कभी कभी 3 मार्कर में, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। और ये वाला क्वेश्चन आई थिंक मैंने बता रखा है ऑलरेडी, हाँ मैंने बता रखा है। ठीक है, ऑलरेडी कर चुके हैं हम इसको। डी के अंदर एक लिस्ट है, स्ट्रिंग को हमें एम्प्टी स्ट्रिंग बना दिया, फॉर की इन डी स्ट्रिंग 1 इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग str1 प्लस str d की। अब ये हमने कर रखा ऑलरेडी, तुम्हें पता ही होगा कैसे करना है। ठीक है, और अभी ट्राई करो एक बार, क्योंकि तुमने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखा है, इसको फिर से करने की कोशिश करो, क्या तुम इस प्रोग्राम को बना पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि यार मल्टीपल टाइम्स जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो एक बार मेरे सामने ट्राई करो इसको, और बताओ कि क्या आउटपुट तुम्हारा आ रखा है, उसका कमेंट में बताओ मेरे को। ठीक है, ताकि मेरे को पता चले कि क्या तुम लोगों को अब ये क्वेश्चंस में क्लैरिटी मिल रही है या फिर नहीं मिल रही। अब एक काम करते हैं, अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी है एक, इसको भी देख लेना। ये वाला क्वेश्चन इसी को ही ना ऐसे करके और करके लिख देना कि 31 क्वेश्चन नंबर 31 पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से कमेंट में बता देना कि इसका आंसर ये वाला है और इसका आंसर ये वाला। ठीक है, अब कुछ दूसरे पेपर पे आ जाते हैं। अब ये वाला पेपर आ गया हमारा, इसमें देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे आउटपुट पे सबसे पहले तो तुम्हें ये वाला क्वेश्चन इजी पता ही है, एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन वाला क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसको जरूर से करना है। रैंडम वाला क्वेश्चन ये देख रहे हो, अच्छा ये बताना मेरे को करके, फिर से रैंडम से क्वेश्चन है, रैंडम रैंड रेंज है, मतलब लास्ट वैल्यू हम इंक्लूड नहीं करेंगे, है ना, वही इजी सी। और फॉर के स्टेप दे रखा है नेगेटिव स्टेप है, मतलब हम लेफ्ट से राइट नहीं जाएंगे, हम राइट से लेफ्ट को जाएंगे, मतलब उल्टी इंडेक्सिंग हम करेंगे। ठीक है ना, तो हमारी मूवमेंट ओवरऑल नेगेटिव में जाने वाली है, इधर से उधर की साइड को जाने वाली है। तो वही है, इसका भी आंसर बताना मेरे को। ठीक है, यहाँ पे मार्क कर देना क्वेश्चन पेपर पता नहीं कौन से ईयर का है, मुझे तो याद नहीं, शायद दिस इज अबाउट शायद 2024 का है। ठीक है, तो इसमें तुम्हें करना है रैंडम में क्वेश्चन नंबर 4, कमेंट्स में बताना इसका सोल्यूशन क्या आ रहा है। देन वी हैव मिसिसिपी वाला क्वेश्चन। अब ये भी तुम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा होगा ऑलरेडी बहुत बार, जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ इसको ट्राई करो। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली देखो मैं क्या बता रहा हूँ, स्ट्रिंग दे दिया और ऊपर से स्लाइसिंग करवा रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे स्लाइसिंग दे दी, लास्ट एलिमेंट क्या है 4, एंड फिर बीच में हैश प्रिंट करवा रहे हैं, एंड अगेन स्लाइसिंग कर दी। तो तुम्हारे लिए यहाँ पे स्लाइसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, कब पता चलेगा कि भैया ये स्लाइसिंग है, जब तुम्हें पहला तो ब्रैकेट्स ये वाले देखे होंगे, लाइक स्क्वायर ब्रैकेट्स देखे होंगे, दूसरा अगर उनमें कॉलम्स हो। ठीक है, दोनों ही चीज़ें अगर हैं
दैट विल डिनोट दैट इट इज स्लाइसिंग, ठीक है। कहीं तुम अब स्क्वायर ब्रैकेट का ये मतलब मत सोच लेना कि वो लिस्ट में तुम स्लाइसिंग सोच, नहीं, ठीक है, उनमें कॉलम्स होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे माई str दिख रहा है, उसके साथ में हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाया और उसके कॉलम्स लगा के, दैट मीन्स इट इज स्लाइसिंग हो रही है यहाँ पे। बट अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डायरेक्टली कोई एक एलिमेंट दे रखा है तो उसको हम एलिमेंट एक्सेसिंग बोलते हैं, ठीक है। और वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होता कि लास्ट एलिमेंट से एक पहले रुक जाए, क्योंकि उसमें सिर्फ एक चीज़ दे रखी होती है, उसमें कॉलम्स नहीं होते। तो कॉलम्स नहीं है अगर, दैट इज एलिमेंट एक्सेसिंग। मान लो कि माई str और इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सिंपली 4 लिखा हुआ होता है, सिंपली 4 होता है, ये हमारा जो कॉलम है ये नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो 4 कहाँ पे आ रहा है हमारा, मतलब 0 से, सॉरी 0 1 2 3 4 हमारा आ रहा है आई के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा आई विल बी द आंसर, यहाँ से जो हमारा आंसर आता है, यहाँ से आउटपुट वो आई निकल के आता है सिर्फ इतने से। तो समझ रहे हो, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट एक्सेसिंग। बाकी नेगेटिवली भी तुम्हें पता होनी चाहिए, -1 -2 -3, इधर से माइनस में चलता है, इधर से 0 पे चलता है। बेसिक सी चीज़ें। बाकी इसके अलावा कुछ, हाँ, ये एक आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन अगेन स्प्लिट से आ रहा है। तो देखो ये स्प्लिट वगैरह इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से सब कुछ कर रखा है, ठीक है। अब अगर तुमने ये सब कुछ पढ़ा होगा, स्प्लिट तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा, लेट मी शो यू, ये रहा तुम्हारा स्प्लिट, रेड कर रखा है अलग से, क्योंकि स्प्लिट द स्ट्रिंग इनटू लिस्ट ऑफ सबस्ट्रिंग्स यूजिंग द गिवन सेपरेटर। तो जो भी सेपरेटर सेप के अंदर जो भी तुम लिखोगे उससे वो स्प्लिट हो जाएगा। अगर मान लो इसमें तुमने पी लिख दिया, क्यू लिख दिया, कोई सा भी कैरेक्टर लिख दिया, स्पेस डाल दिया, स्पेस डालोगे तो स्पेस से सेपरेट हो जाएंगे, मतलब उसी जगह पे ना वो पर्टिकुलर जो एक लिस्ट की फॉर्मेट में आ जाएगा पूरा का पूरा आपका, समझ रहे हो। तो यहाँ पे एक चीज तुम्हारे जाननी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्या कि यहाँ पे भैया नेगेटिव इंडेक्सिंग है। तो क्या हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे G20 से, या फिर हम इसको पीछे से स्टार्ट करेंगे? तो समझ रहे हो, यहाँ पे जब नेगेटिव इंडेक्सिंग हो जाएगी ना, तो तुम्हारी मूवमेंट हमेशा इधर से इधर को होनी चाहिए, समझा दो, इधर से इधर को होनी चाहिए, ठीक है, इधर से इधर को। कभी भी फिर उधर से इधर की साइड से काउंट करना मत स्टार्ट करना कि भाई इधर से देखूंगा मैं, यहाँ से मुझे -2 देखना तो इधर उधर को चल रहा, नहीं, यहाँ से चलना। तो दैट विल बी योर फर्स्ट। तो यहाँ से स्टार्ट करोगे पहला, और उसके बाद जाके -2 है ना, तो -2 यानी कि एक स्किप करके चलना पड़ेगा, तो एक स्किप कर दिया, और नेक्स्ट तो इसके आगे कुछ है ही नहीं, देन द आंसर विल बी प्रेसिडेंसी एट द रेट 2023, ठीक है। दैट विल बी योर आंसर, इजी। अब क्या करना है इसके बाद, अच्छा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताना मेरे को क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेटवर्क बैंडविड्थ, ठीक है। यहाँ पे कई जगह पे बिट है, कई जगह पे हर्ट्ज बोल रहे हैं, बट हर्ट्ज इज बेसिकली द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से बिट्स जो होगी दैट इज द राइट आंसर। बाकी तुम लोग कमेंट्स में बताओ, देयर इज लाइक कोई कुछ कहीं पे गूगल में कुछ मेरे स्टूडेंट्स करेंगे भैया यहाँ पे हर्ट्ज आना चाहिए व्हाटएवर, तो मुझे तुम लोग बताओ कि क्या सही आंसर होगा, क्योंकि अलग अलग सोर्सेस अलग अलग चीज़ें कह रहे हैं। सो बट आई वुड मार्क इट एज अ बिट। बाकी ठीक है, तुम लोग बताना कमेंट्स में क्या सही आंसर होना चाहिए इसका। नाउ अगेन सी, ये फिर से वैसा ही कुछ क्वेश्चन आ गया जिसमें ग्लोबल टाइप का क्वेश्चन था ना, याद है, सैम्पल पर मैं ग्लोबल दे रखा था, तो a इज इक्वल्स टू 20, b इज इक्वल्स टू 20 और a इज इक्वल्स टू b+2। अब यहाँ पे a+b, अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात क्या है कि यहाँ पे कुछ भी ये रिटर्न तो करवा नहीं रहे, प्रिंट तो करवा नहीं रहे, और डायरेक्टली ये कन्वर्ट करवा रहे हैं 10 को। कन्वर्ट के अंदर इन्होंने सब कुछ भी लिख दो यार, तुम फंक्शन को कॉल कर दो, बट जब तुम कुछ रिटर्न ही नहीं करवा रहे तो फिर फायदा तो है नहीं कुछ। बट उससे पहले ये, हाँ, ये वैल्यूज जरूर चेंज कर सकता है ना, ये वैल्यूज जरूर चेंज कर सकता है, बट यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे a इज इक्वल्स टू a+2 कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे पैरामीटर के अंदर a तो दे रखा है, पैरामीटर के अंदर a दे रखा है, यानी कि डायरेक्टली बाहर से वैल्यू ले सकता है। अब डिफाइन a इज इक्वल्स टू क्या है, डिफाइन कन्वर्ट a। अब a इज इक्वल्स टू a की वैल्यू यहाँ से देखेगा, ये तो फिर क्या है, a की वैल्यू तो इन्होंने 20 दे रखी है, तो इसके अंदर देखेगा कि b की वैल्यू भी 20 है, तो a+b इज इक्वल्स टू 40 हो जाएगी, एंड यहाँ से आउटपुट आ जाएगा तुम्हारा क्या, 40। बट यहाँ पे ध्यान दो, इस वाले स्टेटमेंट में कुछ भी प्रिंट नहीं करवाया है, ठीक है। और जब हम बोल रहे हैं कि प्रिंट a, तो हमारा आउटपुट क्या आने वाला है, 20 ही आने वाला है, और दैट विल बी द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे 20 हो जाएगा हमारा आंसर। अब बोल सकते हो तुम लोग कि भैया यहाँ पे इसने वैल्यू को डायरेक्टली चेंज क्यों नहीं किया, यहाँ पे तो हमने a ले रखा है। बट देखो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है ना, जब आप यहाँ से वैल्यू लेते हो और किसी फंक्शन के अंदर लेते हो, तो दैट इज वट वो करता क्या है कि उसकी एक कॉपी ले लेता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये मत समझ लेना कि वो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर नंबर के अंदर चेंज कर देगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। वो तब होगा जब आप ग्लोबल यूज करोगे, ठीक है। अगर तुमने फंक्शन के अंदर ग्लोबल यूज कर रखा है, इन दैट केस वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है, डायरेक्टली बाहर ग्लोबली वैल्यू चेंज होगी। बट यहाँ पे वैल्यू ग्लोबली चेंज नहीं हुई थी, इसीलिए इस फंक्शन का कुछ भी काम फायदा नहीं हुआ, और a की वैल्यू 20 की 20 ही रही। तो प्रिंट जब आप भी कराओगे a, तो दैट विल बी द 20 विल बी द राइट आंसर, क्लियर। तो ये हैं तुम्हारे कुछ और भी आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस और यहाँ पे बचे ही नहीं है, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, और अब जो है ना, अब मैं डायरेक्टली चाह रहा हूँ कि अब तुम लोगों को फाइनल रिवीजन करवाया जाए, और अब अल्टीमेट चीज़ें यार,
फाइनली लाइव करेंगे हम कल को, और कल की लाइव में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ मैं शाम को 7 बजे, ठीक है। तो 26, 27, 28 डेट नोट कर लो, शाम को 7 बजे मिलेंगे लाइव, ठीक है। सी यू इन द लाइव डायरेक्टली। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय।